सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गाज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी के मुतालबे पर मबनी करारदाद को अमरीका ने वीटो कर दिया है। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की जानिब से पेश की गई इस करारदाद को 14 ममालिक की हिमायत हासिल थी, मगर सिर्फ अमरीका की मुखालफत ने इसे नाकाम बना दिया। इस करारदाद में गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर बिला रुकावट इमदाद की फराहमी और जंगबंदी पर जोर दिया गया था, लेकिन उसकी मुखालफत ने आलमी बरादरी में एक तशवीश की लहर दौड़ा दी है। पाकिस्तान ने इस वीटो को इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। गजा में सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सिर्फ एक दिन में मजीद 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर शहदा की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चों और ख़वातीन हैं। अब सवाल यह है कि आलमी ताकतों के ऐसे फैसले आलमी ज़मीर पर क्या असर डालेंगे और क्या इंसानियत की पुकार अब भी सिर्फ करारदादों तक महदूद रहेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अहम पेशरफ्त हुई है। इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को 12 जून का वक्त दे दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। बानी PTI की जानिब से सख्त बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के प्रोसेस का भी आगाज़ हो गया है। क्या मुल्की सियासत के रुझान में किसी नुमाया तब्दीली का इम्कान है या मौजूदा ट्रेंड रहेंगे? इन तमाम सवालों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आमिर लियास राना साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब लॉ एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा, जो पाकिस्तान का डेलीगेशन गया है अमेरिका में और ये इंडियन एग्रेशन के ऊपर बात कर रहा है और रूल बेस्ड ऑर्डर की डिमांड कर रहा है, हाउ डू यू सी दिस? ये पहले ही मुझे बताइए, इस डेलीगेशन की वहाँ पर आमद, वहाँ पर जाना और अब तक की जो उनकी डेवलपमेंट्स हैं उसको आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। सारे पाकिस्तानियों की तरह मैं भी बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ कि इंडियन डेलीगेशन की वहाँ पर जो शशि थरूर साहब की क़यादत में है कि उसकी क्या मसरूफियात हैं और हमारा जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है उसकी क्या मसरूफियात हैं और वो क्या कर रहा है। तो आई थिंक कि इस वक्त तक मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली बायस तो मैं हूँ इस ज़िमन में, लेकिन पाकिस्तानी डेलीगेशन की जो मीटिंग्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग्स हैं। UN के सेक्रेटरी जनरल से वो मिले हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स से वो मिले हैं। they've been meeting the right people and making the right noises. तो जहां तक राइट बेस्ड ऑर्डर का ताल्लुक है, रूल बेस्ड ऑर्डर का ताल्लुक है, तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ विच इज लॉ ऑफ वॉर, उसने पिछले 2 सालों में बहुत मार खाई है। हमारे सामने, नजरों के सामने एक जेनोसाइड हो रहा है इजराइल में और तमाम बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उनकी धज्जियां बिखेर दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कोई हैसियत नहीं रही और ये नस्ल कुशी फ़लस्तीनियों की जारी वजह से जो इंटरनेशनल कवानीन है और जो हम एक रूल बेस्ड सोसाइटी समझते थे कि एक इंटरनेशनल ऑर्डर मौजूद है, आज वो उसका काफी हुलिया बिगड़ चुका है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जहां पर दुनिया रूल्स बेस्ड नहीं रहेगी, इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, तो फिर अल्टीमेटली दुनिया ने किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ जाना है। वो गालिबन आइंस्टाइन थे कि जिन्होंने कहा था कि उनसे मंसूब ये बात की जाती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स। तो अब जो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर हो गया है, न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गया है, इसके अंदर बहुत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स की अशद जरूरत है कि जो मुल्क न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं वो किसी भी सूरत उस थ्रेशोल्ड को ब्रीच ना कर सके। लेकिन आज जो रूल्स बेस्ड सोसाइटी है वो बिल्कुल हमें नजर नहीं आती और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस सारे सिलसिले में आप देखिए कि इंडिया ने जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो विद इन 5 मिनट्स उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर FIR काट दी, इल्जाम लगा दिया और उसके बाद एक पूरी जंग कर डाली। लेकिन
इंटरनेशनल मीडिया ऑन रिकॉर्ड है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ले मोंड, जर्मन अखबारात के जब डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया दिल्ली में, तो पहला सवाल ही उन्होंने ये किया कि जनाब, क्या आपके पास पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत हैं, और अगर वो सबूत हैं तो हमारे साथ आप शेयर कीजिए। आज तक इंडिया पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत नहीं पेश कर सका। ठीक है। और सबूत ना होने के बावजूद उसने एक फर्जी इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया और उसके ऊपर तकरीबन जंग कर डाली जो किसी भी में जा सकती थी। वॉर, एज वी नो, इज एन अनप्रेडिक्टेबल बीस्ट. Slight miscalculation here, slight miscalculation there, and both countries being nuclear, Things could have gone worse. Delightful scenario में हम end हो जाते हैं। Absolutely right. तो rule based society का order का तो मतलब यही है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस का राइट उसको रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है तो एटलीस्ट उसको रेजोल्यूशन के जो मैकेनिज्म्स हैं, फॉर एग्जांपल अक़वाम मुत्तहिदा है या कोई कमीशन आप बनाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कोई कमीशन तश्कील देती है जो जाके तहकीक करे, एविडेंस देखे और फिर उस मुल्क को पीनलाइज करे अगर उसकी कोई गलती है। Right. लेकिन बगैर उस चीज के चढ़ दौड़ना एक दूसरे मुल्क के ऊपर, तो आई थिंक इंडिया की तरफ से ये जो उनकी गलती थी, इंटरनेशनली भी उसको नहीं सराहा गया और इंटरनेशनली उनसे बहुत सवालात पूछे गए जिनके वो जवाब नहीं दे सके। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज तो है अपना एक केस लड़ने का। आई होप कि जो हमारे डेलीगेशन गया है वो इसको बेहतर तरीके से लड़ सके। राइट। आमिर साहब, मुझे जरा आप ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ ISI और रॉ के साथ मिलकर काम करने की एक सजेशन दी है, ये देखते हुए कि हमने पास में देखा है कि मुंबई अटैक्स हो, पठानकोट हो, जो अटैक्स हुए थे उसकी तहकीकात के लिए भी मुश्तरका एफर्ट एक हो चुकी है और भारत की आपको पता है वही एक रिवायती हठधर्मी सामने आती है और हमने ये भी देखा है कि वो जो एविडेंसेस प्रोवाइड भी किए जाएं वो उसे कंडेम कर देते हैं। वो कहते हैं या उनको कोई सपोर्ट दी जाए, चाहे हम अपने यहाँ होने वाली टेररिज्म का कोई उनको एविडेंस दें वो उसको डिनाई करते हैं और जो उनकी हेल्प करने की कोशिश करें वो उसको भी डिनाई करते हैं। सो इस सजेशन को आप कैसे देखते हैं? ये कितनी इंपॉर्टेंट है या फिर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? कोई रीसेट होगा इंडिया के साथ इस सारी सूरत हाल में, आपको लगता है? देखिए जब ये बात शुरू हुई है ना, इसको आप देखें वहाँ से कि हम पे इल्ज़ाम लगता है और हम में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस करते हैं कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर ले आएँ और ये इन्वेस्टिगेट करा दें, जहाँ से हमारा पॉइंट बनना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले इंडिया की दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका सब जगहों से मुख्तलिफ आवाज़ें आ चुकी हुई थी। ये एक ऐसे मौके पे पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने किया कि वो अपने दावों में फंस गया और उसी वजह से वो G7 की इनविटेशन भी फंसी कि भाई आप लोग तो क्या क्या कुछ कर रहे हैं। उसमें पहली दफ़ा ना पहले कलभूषण पे कोई बात करता था ना कुछ, तो हमारे एविडेंस को माना गया और जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स में भी रिपोर्ट हुआ कि 600 में से लोगों से बात हुई उनकी, जो डिप्लोमेटिक कोर को उन्होंने ब्रीफिंग दी थी इंडियंस ने, तो उन्होंने कहा कोई सबूत नहीं था, एक पैटर्न पे बात कर रहे थे सिर्फ। तो अब जब नई सिचुएशन बनी तो पाकिस्तान ने ये ऑफ़र की, दुनिया ने उसको ओके किया और उन ममालिक ने भी ओके किया जो बहुत ज़्यादा हमदर्द थे इंडिया के। फिर जंग शुरू हुई। जंग के बाद जो हमने इनकी पिटाई की, उन मुख्तलिफ मुल्कों ने जिन्होंने असला भी दिया था वो भी हमारे साथ खड़े थे इस बात पे कि वो जंग बंदी की पहले भी बात कर रहे थे कि ना किया जाए, कोई ऐसा ना हो, बल्कि जंग हमें समझा रहे थे कि आपने तैयारे गिरा लिए हैं, आप और कुछ ना करें। तो इंडिया के इसके बाद फिर इंडिया को खुद भागना पड़ा हमारे बेसिस पे हमले करने के बाद, जो हमने जिस तरीके से जवाब दिया। ऐसे में जब हम यहाँ पहुँचे हैं, जो आपका सवाल है कि जो ISI और रॉ वाली बात है, तो पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अरसे के बाद बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। बिलावल भुट्टो उसको लीड कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट का डेलीगेशन है जिसमें सीनियर सिफारतकार भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं साबिक, और वो पाकिस्तान की एक अच्छी नुमाइंदगी हो रही है वहाँ पे। ये ऑफ़र कर देना भी काफ़ी है, दुनिया समझती है, क्योंकि हमने UN में खड़े होकर ये ऑफ़र किया है और UN के P5 लोगों से भी हम मिल रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं। हम 3 कमेटियों के बड़ी अहम कमेटियां हैं जिनके हम मेंबर, वाइस चेयरमैन बन रहे हैं, सरबराह बन रहे हैं। तो दुनिया बात सुन रही है, इंडिया के ऊपर लानत मलामत हो रही है कि तुम क्या कर रहे हो। शशि थरूर की जितनी बड़ी गेम बनी थी वो उतनी जल्दी गिर गई। तो मेरे ख्याल में ISI और जो रॉ का पाकिस्तान ने कहा है कि आप करें, अब इंडिया फंसेगा क्योंकि दोनों तरफ अजीत दोल हैं या हमारे NSA हैं, तो इन लोगों ने ही बात करनी है जब आगे आगे होनी है, चाहे वो तीसरे गैर जानिबदार मुल्क में ही हो।
ठीक है, बिल्कुल सही। आप समझते हैं ये सजेशन बिल्कुल ठीक दी है और इंडिया फंसेगा हमारी इस डिप्लोमेटिक एफर्ट से। साद रसूल साहब, पहले मैं ज़रा आप इस पर भी अगर कोई कमेंट करना चाहें, जो मेरे दूसरे सवाल थे वो कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे ज़रा स्पेसिफिकली आपसे जो जवाब चाहिए, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने मोदी को कसाई कहा है, उस पर हुसैन हक्कानी साहब ने अपनी राय भी दी है। उन्होंने कहा कि इसको एब्सटेन करते तो ज़्यादा बेटर होता। उनके ख्याल में ये डोमेस्टिक वावा के लिए तो ठीक है, हो जाती है, लेकिन डिप्लोमेसी में जिनसे आपने बात करनी हो, आप उन्हें इस तरह कसाई या बेवकूफ़ नहीं कह सकते। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की लैंग्वेज को मरहून मिन्नत रखते हुए ही पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बात करनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। हम इंटरनली इस बात को रिकग्नाइज करते हैं, इस बात को एग्री करते हैं, हम सब पाकिस्तानी, बल्कि भारत के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा लोग मेरा ख्याल है इस बात को एग्री करते हैं कि मोदी के उनको कसाई कहा जाए तो भी कम है, फाशिस्ट कहा जाए तो भी कम है, हिटलर कहा जाए तो भी कम है। लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और हमारी रीजनल चीज़ों के अंदर तो बहुत हैं कि किमान लोगों की आवाज़ें, उनकी दीगर माइनॉरिटीज़ की आवाज़ें, उनकी ईस्टर्न साइड पे वो मिजोरम और नागालैंड और उन तमाम जगहों की आवाज़ें अगर आप सुने तो वो मोदी को इससे भी बहुत बुरे बुरे अलकाब से मुखातिब कर रहे हैं। लेकिन शायद ये बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर खासतौर पर जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड से बात कर रहे हों तो कुछ चीज़ों का पास रखना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल साहब का कसाई कह देना या ना कहना ये किसी चीज़ को मूव करता है। जो एक्चुअल चीज़ मूव करेगी वो वही है जो मेरे पहले दो फाजिल दोस्तों ने कही कि एक जैसे राणा साहब ने कहा कि एविडेंस के ऊपर मैटर करेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जो खोखर साहब बात कर रहे थे, अगर मैं आपकी इजाजत से एक लम्हे के लिए उस पर थोड़ा सा कमेंट कर सकता हूं कि 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ, जिस इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के कुछ गारंटर्स थे, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस भी शामिल है। उसके जल्द ही उसके बाद IMF क्रिएट कर दिया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुई तो उसके अंदर एक गारंटर यूरोप के पर्सपेक्टिव के अंदर नेटो को क्रिएट किया गया। और इस सारी इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर को, जिसको हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, जिसका बिलावल साहब ने भी तज़किरा किया, इसको मजीद तक़वियत मिली 1987-88 के बाद जब USSR कोलैप्स कर गया और दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई, जिसके अंदर एक ग्लोबल पावर यानी कि अमेरिका वो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को अंडरराइट भी करता था और गारंटी भी करता था। अगर इंटरनेशनल अदालतों से कोई फैसला नहीं मानता था तो अमेरिका तमाम दुनिया को रैली करता था उस मुल्क के खिलाफ सैंक्शंस लगाने के लिए। अगर कोई न्यूक्लियर पावर को परसू कर रहा था तो अमेरिका सारी दुनिया को सैंक्शन करता था उसके खिलाफ मुख्तलिफ पाबंदियां लगाने के लिए, जिसकी ईरान एक एग्जाम्पल है। और यही कहानी चलती रही 2001 के अंदर, जब अमेरिका ने और उसके UN सिक्योरिटी काउंसिल के दीगर लोगों ने अपने एलाइज के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जंग की, फिर 2004 में इराक में जंग की। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 10-12 साल के अंदर और खास तौर पे पिछले 5-6 साल के अंदर ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो अमेरिकन यूनिपोलर पावर के ऊपर था, वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, नेटो के अंदर, यूक्रेन के अंदर नेटो की पावर्स के बावजूद जो अमेरिकन गारंटी पिछले 40-50 साल से होल्ड कर रही थी, वो अब उस तरह होल्ड नहीं कर रही। अमेरिका आज भी यूक्रेन के साथ है, लेकिन जो नेटो की इफेक्टिव गारंटी थी वो अब होल्ड नहीं करती। इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ फैसला दे दिया, कहा इसराइल एक अपार्थाइड स्टेट है, लेकिन उसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ, नेतन्याहू को ज़ेरे हिरासत नहीं लिया गया, कोई इस तरह की मेजर कार्रवाई शुरू नहीं की गई। इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो कि जिसके अंदर कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं, उन रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई फौज यहाँ पे उतारी, ना अमेरिका ने कोई कार्रवाई की, ना दीगर मुल्कों ने कोई कार्रवाई की। हम अपना इंटरनेशनल मुकदमा लड़ते रहेंगे और हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि यही एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक जमहूरी मुल्क का काम है। लेकिन हमें इस बात को साथ ही साथ मद्देनजर रखना चाहिए कि अब जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसकी गारंटी कोलैप्स कर गई है। हमें भारत के साथ बहुत सारी चीजें अपनी स्ट्रेंथ पे नेगोशिएट करनी पड़ेंगी, अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ पे। हम इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे सिर्फ दुनिया को रैली नहीं कर सकते। हमारी बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं सऊदी अरब के साथ, इंग्लैंड के साथ, अमेरिका के साथ, दीगर ममालिक के साथ,
और वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे, ये सबसे जरूरी होगा। और हमारी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, फॉर मिलिट्री स्ट्रेंथ हो या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, ये मैटर करेगा। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। बाय द वे, वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये ह्यूमैनिटी की भी एक अचीवमेंट थी, यूनाइटेड नेशन जैसे इंस्टीट्यूशन का बनना, वर्ल्ड बैंक जैसे सिस्टम का बनना, लाइक सारे थर्ड वर्ल्ड के लिए और फिर पूरी दुनिया के एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब तो वी आर ऑनेस्टली स्पीकिंग सीम्स लाइक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंपीरियलिज्म। सारी दुनिया में अब सब अपने अपने फोर्ट्स में बंद होते जा रहे हैं मुल्क, लोग यानी आप इमेजिन करें, मैं तो खुद जैन में यूएस में था जब ट्रम्प की ओट टेकिंग सेरेमनी थी, लेकिन बात क्या हो रही थी कि अगर इमिग्रेंट्स को बाहर फेंकना हुआ तो हम फौज इस्तेमाल करेंगे। यानी अमेरिका जैसे मुल्क में आप तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ना सिर्फ अमेरिका जैसे मुल्क में, आपने देखा इससे पहले इंग्लैंड ने यूरोप से एग्जिट किया ब्रेक्सिट की सूरत के अंदर। आप देख रहे हैं कि जो दीगर गारंटीज फार ईस्ट एशिया के अंदर होल्ड कर रही थी, ताइवान के पर्सपेक्टिव के अंदर, वो भी ड्विंडल कर रही हैं। तो हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम एक मैच्योर जमहूरी रियासत हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि आने वाले 50 साल ये यूएन और आईएमएफ और इस तरह की चीजों से नहीं चलेंगे। आने वाले 50 साल 100 साल जो हैं, इसमें ममालिक की अपनी स्ट्रेंथ उनको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कैरी करेगी। मेरा ख्याल है इसमें हो सकता है मेरा बायस हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है इसमें भी पाकिस्तान अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने कार्ड्स थोड़े बेटर प्ले कर रहा है। हमारा जिनसे थोड़ा बहुत टेंशन चल भी रही थी, इस एपिसोड के बाद उन कंट्रीज ने रियलाइज किया है कि नहीं, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर बिहेव कर रहा था। मुस्तफा नवाज कोकर साहब, आपको इस पे कमेंट करना चाहते हैं या फिर मैं जरा दूसरे टॉपिक की तरफ जाना चाहता हूं? जी बिल्कुल, आई थिंक साद रसूल साहब ने और आमिर भाई ने और आपने ठीक निशानदेहियां की हैं, और इसमें एक चीज हमें थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन में जरूर रियलिटीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेसी बिटवीन कंट्रीज, उसमें इंडिया का एक जो पर्टिकुलरली रोल रहा है पिछले 4-5 सालों में, उसमें एक जो असैसिनेशन स्प्री के ऊपर वो गए, आमिर भाई ने उसकी तरफ इशारा भी किया, कनाडा में जो असैसिनेशंस की, वेस्टर्न सॉइल पे उन्होंने जो असैसिनेशंस प्लान की, और फिर वेस्ट की एक ये शिकवा भी है कि जब हमारा इशू था, यूरोपियंस का एक शिकवा है, रूस ने जब इन्वेड कर दिया यूक्रेन को और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आ गया, तो वहां पर भारत ने जाकर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया, असला वो अभी भी वहां से खरीद रहा है। तो जब उनके ऊपर बात आई तो इंडियंस उनके साथ खड़े नहीं हुए, उनके मौकफ की उन्होंने तायीद नहीं की। तो इंडियंस की जो हमेशा पोजीशन रही है डिप्लोमेसी में, वो ये रही है कि हम नॉन अलाइंड रहकर अपना फायदा समेटते जाएं। लेकिन अब जिस तरह साद साहब कह रहे थे, अब दुनिया क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, तो उसके अंदर नई अलाइनमेंट्स भी हो रही हैं, उसके अंदर नए इत्तेहाद भी बनेंगे। तो उस नई रीअरेंजमेंट में कंट्रीज दैट डोंट मेक देयर डिसीजंस वाइजली, they will get penalized। और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिलेशनशिप्स जिन कंट्रीज के एक दूसरे के साथ अच्छे होंगे, वो ज्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे। राइट अलायंसेस, हाँ राइट अलायंसेस, बिल्कुल ठीक, फेयर इनफ। इसमें एक और देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पाकिस्तान के अंदर उसने टेररिज्म किया है, पाकिस्तान में इंडियन टेररिज्म के फुटप्रिंट्स हमें मिलते हैं, अमेरिका में किया। और एक फैक्टर जो मुस्तफा साहब मैं चाहता हूं कि हम अक्सर, मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, हम मिस करते हैं, वो ये है कि आपको याद होगा अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले शाहरुख खान ने, उनके जो बॉलीवुड के दुनिया के नॉन सेलिब्रिटी हैं, जाके कतर से इंडियन स्पाइस को जो है वो जिनको अरेस्ट किया था कतर ने, कोई गालिबन शायद 12 या 13 थे, वो उनको छुड़वा के लाएं, उनके रिटायर्ड इंडियन रॉ के ऑफिसर्स को छुड़वा के लाएं। सो कतर जैसे मुल्क के अंदर भी उन्होंने स्पाइंग के ऊपर इंडियंस को वो किया, क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ज्यादा इन चीजों को हाईलाइट नहीं करती जहां उनका रिलेशनशिप होता है। तो ये इंडिया इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। अब हमारा मैं ज़रा आमिर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा इमरान खान साहब की सज़ा मौतली वाला मामला, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मैं फिर ज़रा इस इशू पे आपसे बात करूँगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आमिर साहब, सज़ा मौतली केस पे ज़रा बात करते हैं, बताएं उसमें कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन मुद्दई से ज़्यादा दूसरे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी पार्टी के या उनके सपोर्टर कि 5 जून को रिहाई हो जाएगी, इस तरह के कुछ दावे कर रहे थे। ये सब ख्वाहिशात थी या इनके पीछे वाकई कोई डेवलपमेंट हो रही थी, कुछ ऐसा हो सकता था? कि देखें, क्लिंटन कह रहे थे हमें एटमी धमाकों पे
रोकते हुए कि हम आपकी सिक्योरिटी की ज़मानत लेते हैं। यूक्रेन की भी ज़मानत थी ना, अमेरिका की भी और सारे नेटो की। क्या बना? आपको अपने ज़ोरे बाजू पे होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम थे और हमने करके दिखाया, तो आज हमारी रिस्पेक्ट बहाल हुई है, दुनिया में सुन रही है। अब आप आ जाएं, वो तो जिसका आपने नाम लिया इमरान खान साहब का, जिनके फॉलोअर्स, सोशल मीडिया थिंकर सारे लगे हुए थे कि इमरान खान नहीं है तो जंग ही हार जाएंगे, जो कि भाग गया था जंग से कि क्या मैं जंग कर दूं। अच्छा, फिर इन लोगों ने ये जो खान साहब का एक स्टाइल है, वो 3 लोगों को लगाते हैं कि बात करो और 3 लोगों को लगाते हैं कि इनके ही कपड़े उतार दो, अपने ही लोगों के। वो जिनको लगाया बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ पूरी पार्टी खड़ी हो गई कि तुम लोग बिक गए हो, फलां है। उनको 2-2.5 हफ्ते पहले इमरान खान ने जब कहा था कि मैं बात करूंगा, जब वो अली जफ़र और उसको लेके गए सलमान अकरम राजा को, तो खान साहब ने कहा नहीं, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। और बैरिस्टर गौहर को समझ नहीं आई कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, खैर उसके बाद अली अमीन गंडापुर 2.5 घंटे मिले और वो आखिरी होप थी कि शायद कोई बन जाए, लेकिन उसके बाद वो खुल के आ गए खान साहब। यजीद का, बादशाह सलामत का, कि खुद को नाम बादशाह रख लेते, फलां कर लेते। और उस दौरान पूरा जोर कि जो आपका सवाल है कि जी 5 जून की जो डेट लग गई, तो मैंने तो उस वक्त लिखा तो पता नहीं कितनी मतलब क्या लफ्ज़ बंदा बोले जो गालियाँ ये लोग सोशल मीडिया पे देते हैं। मैंने कहा भाई जो साहब वहाँ बैठे हुए हैं ना, जो यजीद वक्त कह रहे हैं, तो मेरी इतला के मुताबिक जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे, किसी का नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। सब ने अपने आप को पहचान के अपनी अपनी औकात दिखाई और आज फैसला भी ले लिया। ये कैसे मुमकिन है? आप किस मुल्क में बैठे हुए हैं जहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे अंग्रेज़ी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्ते ला। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, पता नहीं अमेरिका से पढ़ के आए हैं या कहाँ से। दूसरे भी बैरिस्टर ही हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी, ये भी पढ़ के बाहर से आए हैं। एक अमेरिका से आया होगा, एक बरतानिया से। लेकिन मैं तो अपने कानून पे बात करूँगा ना, इनकी डिग्रियाँ हमारे यहाँ काम नहीं चलता। यहाँ पे हमारी डिग्री चलती है कि हम दर्जा हरारत देख के बताते हैं कि क्या बात चलेगी। तो अभी तो 11 आई है ना, अभी बहुत 11 आनी है, अभी टाइम है। तो आपकी डिग्री तो फिर मेडिकल की हुई ना, फिर लॉ की तो ना हुई आपकी डिग्री। आप अपने, मैंने कहा आमिर भाई आपकी डिग्री तो फिर मेडिकल की हुई ना, जिसमें आप टेम्परेचर देख के बताते हैं बीमार है पेशेंट कितना। लॉ की डिग्री ना हुई ना ये तो फिर। नहीं, हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो ये पता था कि खान साहब क्या खेल रहे हैं। खान साहब की सारी गेमें खराब, और कल और ख़राब किया जब ट्वीट में उन्होंने कहा कि महरंग बलोच से भी मदद लो, जिसको आपकी फ़ौज आके खुल्लम खुला बता रही है कि फितनतुल हिंदुस्तान है, इसके खर्चे कौन पूरा कर रहा है। मैं किसी की वकालत करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं ज़रूर बात करता हूँ जो माहौल क्या है। इस माहौल में खान साहब मेरे ख्याल में पहले भी गलत थे कि वो समझ रहे थे कि मैं जो अपने दौर में शख्सी आज़ादियाँ ख़त्म कर चुका था, जो मीडिया की आज़ादी ख़त्म कर चुका था, अब मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे लिए ये सब लोग समझेंगे पिछली बातें भूल जाएं और आज नया हो रहा है। कुछ नया नहीं हो रहा, बस थोड़ा बहुत जो है ना मसाला हर दौर में डलता है। हाजी नवाज़ खोकर मुस्तफ़ा भाई के वालिद थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, अल्लाह बख्शो ने, वो भी इसके अंदर चक्की में पिसे थे। वो नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट बने थे और फंस गए। जब हुकूमतें करने पे काम आती हैं ना, फिर वो ये नहीं देखती ये बंदा कौन है, वो कहते हैं अच्छा जी इस पे केस डालना है तो बैंक का डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो ये बात मुझे और आपको तो पता है, बाकी पता नहीं कि इनको समझ नहीं आ रही। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि महरंग का केस भी वो इसलिए टच कर रहे हैं क्योंकि अब वो डेस्परेशन में हैं और उनको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बन रहा, और वो किसी की पॉइंट ऑफ व्यू को जानते हुए वीकनेस को टच कर रहे हैं। एक दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये होना नहीं था, कानूनी तरीके से ये जिस तरह होता है माजी में इसी तरह हो रहा था और पाकिस्तान में इसी तरह होता है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल, इसमें देखे ना हम, मैं सर आपका पॉइंट टेकन, मैं सिर्फ यही समझ रहा था कि मैं समझा ठीक हूं ना आपकी बात को? बिल्कुल ठीक है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो सज़ा मअतली वाला मामला, इसी पे हम देख रहे हैं कि अब इमरान खान साहब के सख्त बयानात हीटेड डिबेट क्रिएट कर दी है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं और बहुत आगे जाकर बात कर रहे हैं। महरंग का भी हवाला आमिर साहब ने जो आपको दिया है आपने सुना है। आपको लगता है कि कोई नताइज हासिल कर सकेंगे पिछले एहतजाज को, फाइनल कॉल को, हकीकी आज़ादी को, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि कोई टारगेट इस दफ़ा अचीव कर लेंगे ये पीटीआई वाले? बज़ाहिर तो मुझे मुश्किल नजर आ रही है कि मोमेंटम अभी मौजूद नहीं है। उस तरह का जो एक मोमेंटम एक फोर्सफुल तहरीक चलाने के लिए ज़रूरी होता है। अभी कुछ वक्त इंतजार करना चाहिए था मेरे ख्याल में। 10 जून को बजट पेश होने जा रहा है। एक दफा फिर तनख्वाहदार तबका, उसके ऊपर जो टैक्सों का बोझ है, जो इस वक्त मुल्क में किसानों की हानों की हालत है, आपकी तमाम बड़ी फसलें क्राइसिस का शिकार हो चुकी है। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्लाइन में है।
तो अभी कुछ टाइम देना चाहिए था कि अवाम के अंदर इस गुस्से का जो उबाल है वो एक मखसूस दर्जा हरारत तक पहुंचे, तो फिर उसको कैपिटलाइज करने के लिए ऑपोजिशन उन इश्यूज को सामने रखकर कोई एजिटेशन की मूवमेंट शुरू करती। अभी मुझे थोड़ा प्री मैच्योर नजर आता है। और जहां तक केसेस का ताल्लुक है तो इस ज़मीन में मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा कि पाकिस्तान में हम ये अब हमारी तारीख से साबित है कि जो शख्स जिसके ऊपर कोई केस बना दिए जाए, ऑपोजिशन में हो, मुक्तदरा की तय करदा जो लाइन है उसकी दूसरी तरफ हो, तो फिर उसने कोई गुनाह ना भी किया हो तो उसको गुनाहगार बनाकर कौम के सामने पेश कर दिया जाता है। और जब आपके मामला ठीक हो जाते हैं तो पिछले आपके गुनाहों के बारे में आपसे पूछा भी नहीं जाता और आपको एक क्लीन चिट हाथ में पकड़ा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा कि नैब जैसा जो इदारा है, सिर्फ एक चीफ जस्टिस नहीं, कई चीफ जस्टिस साहिबान ऑन रिकॉर्ड है और उनके अलावा बहुत सारे जजेस भी, कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल है। तो अगर हमने इस मुल्क के हालात को बेहतर करना है तो देखिए हमें इस 76 सालों के दायरों के सफर को तोड़ना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आज हम डिटेरिएट होते हुए उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां पर, जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि अंग्रेजी का दा और पंजाबी दा जिथे लगता है ला लो, लेकिन उस तरह रियासतें नहीं चला करती। रियासतों को चलाने के लिए आपको अपने अंदर एक हीलिंग प्रोसेस भी करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एक कोऑपरेशन का। अच्छा मुस्तफा, मैं पॉइंट समझना चाहता हूं आपसे, मुझे जरा अगर आप इसको जरा इलैबोरेट करें। मेरा असल इशू ये, मैं भी मतलब आप देखा होगा आप तीनों पैनलिस्ट के होते हुए बहुत कम गुफ्तगू की है, लेकिन मेरा भी ये एक पॉइंट है जो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपसे पूछ के, कि जब हम ये कहते हैं कि जो हीलिंग प्रोसेस है हमें कंप्लीट करना होगा, तो उसका मतलब ये है कि सबको स्टेप डाउन करना है और सबने बैठ के थोड़ा थोड़ा बात करनी है और गुजारा करना है। लेकिन जब आप सुपीरियॉरिटी में, जब आप पायस होने में, जब आप अपने आप को नीट एंड क्लीन समझने में बामे उरूज पे पहुंच चुके हो, यू आर सिटिंग एट द टॉप और सोच रहे हो कि यार जो कुछ है मेरे नीचे है वो मेरे बाद है, तो ये डायलॉग इस मुल्क में कैसे होगा? और यही मसला है कि जब पावर जो एक्वायर करता है वो कहता है मेरे से ऊपर कोई नहीं है। जी, और इस सियासत का नतीजा हमने देख लिया। 1990 की जो दिहाई थी, उस सारी दिहाई के अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पोलराइजेशन रही, उसके नतीजे में फिर मार्शल लॉ लगा। और फिर उस एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद जो दो बड़ी जमातें थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो आपस में बैठी और आपस में बैठ के उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। आज मैं समझता हूँ, और फ्रैंकली की तहरीक इंसाफ की सियासत में एक ये बहुत फ्लॉ है कि वो किसी और के साथ एंगेज नहीं करना चाहते, किसी और को वो मुल्क के मामलात में लेजिटिमेट स्टेक होल्डर नहीं समझते। देखें, सियासतदानों को आपस में ही बैठकर ये हर वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना और ये कहना कि उन्हीं के साथ बैठकर गुफ्तगू की जाएगी, तो ये सारे पॉलिटिकल प्रोसेस को अंडरमाइन करती है। हमारे भी दोस्त मौजूद हैं, नून में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि एक मिनिमम एजेंडा हो जिसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट किया जाए। जमहूरी निजाम के अंदर ऑपोजिशन तो होती ही है और ऑपोजिशन का एक रोल भी होता है। सियासी मुखालिफ एक दूसरे के हम होते हैं, लेकिन वो सियासी मुखालफतें कभी दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। और जब वो दुश्मनी में बदलती हैं तो उसका अल्टीमेटली नुकसान ना सिर्फ सोसाइटी को होता है बल्कि पॉलिटिक्स को भी नुकसान होता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन की तरफ चले जाते हैं कि जिसमें हमें जरूरत ही सिर्फ फिर एक हाइब्रिड निजाम की जस्टिफिकेशन क्रिएट हो जाती है। तो हमें इन लूप होल्स को, इन गैप्स को सर, अब मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था ना, अगर आप 1 मिनट अगर मुझे आप एक्सप्लेन कर दें कि अब मसला ये है कि ये दोनों जमातों पे हम सब तनकीद करते हैं, ये बैठ गए, साथ मिल गए, इन्होंने जैसे तैसे करके एक दूसरे के साथ बैठ गए, लेकिन अगर पीटीआई ये कहती है कि इनके साथ नहीं बैठा जा सकता और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है, तो इसका मतलब तो ये कि ये स्टेलमेट बरकरार रहेगा, और ये स्टेलमेट बरकरार रहेगा तो ये तो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं। और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ बात कि पॉलिटिकल राइवलरी में और पर्सनल राइवलरी में फ़र्क है, और इस पे दुनिया बहुत लिख चुकी है, बोल चुकी है, देख चुकी है, झेल चुकी है, क्योंकि पॉपुलिज्म का नुकसान तो फिर ये होता है कि कोई थर्ड फोर्स ही फिर आके सारा निज़ाम अपने हाथ में लेती है और फिर बामरे मजबूरी उसे सबको तस्लीम करना पड़ता है। एम आई राइट? इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। सो थैंक यू। तो असाद साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन? वो आमिर साहब कहते हैं कि यार बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन यहाँ दादी जिसका जिधर लगता है वो लगा लेता है और ये मसला हल नहीं होता, यहाँ पर ताकत का ही वो होती है। और फिर जब मैं भी जो इससे पहले भी बात कर रहा था मुस्तफा साहब से भी, जो आप सुन रहे होंगे, कि फिर अगर मसला यहाँ पर ही आकर अटकता है कि हमने बात ही नहीं करनी, तो
फिर तो बात जिनसे करनी है वो करना नहीं चाहते, तो फिर तो ये शिकायत नहीं हो सकती कि आप मतलब आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार हमें बिल्कुल चांस ही नहीं दिया गया किसी भी किस्म के डायलॉग का। हो सकता है वीक डायलॉग हो सकता है आपके साथ साजिश हो रही हो, सब कुछ हो रहा हो, लेकिन आप उसको एक चांस तो देते हैं कि डायलॉग को कि चले बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन? देखिए, मैं डायलॉग के हमेशा से हक में हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अगर डायलॉग के अलावा किसी भी तरीके से हम अपने मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो इंतशार का, तशद्दुद का, लड़ाई का, किसी न किसी बर्बरियत का तरीका होगा। वो सड़कों पे हो, वो 26 नवंबर जैसे इवेंट्स हों, वो 8 फरवरी जैसी जगह हों जहाँ पे लोगों की और रियासत की ताकत की आपस में लड़ाई हो गई। अगर तो कोई भी इस तरह का तरीका होगा पाकिस्तान के मसाइल को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें जो भी जीते, ताकत जीते या ऑपोजिशन जीते, गवर्नमेंट जीते या वो लोग जो कि जिनको बलवाई या गुमराह या दीगर इस तरह के अलकाब से नवाजा गया, वो उनमें से कोई भी जीते, कोई भी साइड जीते, तो वो दोनों साइड्स पाकिस्तान हैं, वो दोनों साइड्स पाकिस्तान की शहरी हैं। वो दोनों साइड्स ने जीतने या हारने के बाद इसी खित्ता अर्ज पे रहना है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। तो लड़ाई या महाजराई तो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं। डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग के थ्रू ही मसाइल सॉल्व होने चाहिए। इसके अंदर तो हम बिल्कुल आमिर साहब की बात से भी एग्री करते हैं और जो खोकर साहब ने भी कहा। ओके, राना साहब वो अग्री कर रहे हैं इस बात से, लेकिन अब ये बताएं कि एक सिनेरियो ज़ाहिर है, ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, आप मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि पीटीआई ने अभी तक कोई फाइनल डेट भी नहीं दी है, क्या ग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग किस तरह निकलेंगे क्या? और दूसरा ये जो अलकादिर केस है उसमें बुशरा बीबी को मुआवनत में सज़ा हुई भी है, उनके लिए कोई फ्यूचर में रिलीफ आपको नजर आ रहा है या उनके लिए फ्यूचर में भी कोई रिलीफ नहीं है? आपकी इजाजत हो तो मैं अपने बात करने से ज्यादा मुस्तफा नवाज खोकर साहब से एक सवाल करना चाहूँ, अगर आप इजाजत दे दें। मुस्तफा साहब का डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, ठीक है। मैं असल में जानना ये चाह रहा था कि ये चूंकि उसके ऑथर हैं, जो आपको याद होगा छोटी से पहले अनाउंस था कि हम बहुत बड़ी तहरीक जी, शाहिद खाकान साहब और ये सब मिलकर जो कर रहे थे, नेशनल एजेंडा इसका बनाया गया था और उसका पॉइंट शायद यही था कि हम फौज से बात नहीं करेंगे, जिसको एग्री किया था पीटीआई ने बैठ के, और उनकी पीटीआई के साथ जो जमातें हैं उन्होंने भी और ये बाकी सारे लोग भी। वो कहाँ गई बात? वो टाइम फिश क्यों हुई? इतने महीने कोई एक मुस्तफा साहब खाना खिला रहे हैं, रहमान खिला रहे हैं और वहां पे मुफ्ती 4 गुफ्तगू में आई कि भाई पहले पीटीआई से सवाल कराओ। और ये बार बार कई महीने से कह रहे थे कि हमारी मुलाकातें नहीं हो रही। सेक्रेटरी जनरल साहब हर काम करने के लिए इमरान खान साहब के पास जा रहे थे, लेकिन उनका जवाब नहीं आ रहा था। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान भी पीछे हट गए कि भाई वो जो मसाइल हैं बुनियादी तौर पे अगर इकट्ठी तहरीक चलानी है तो आपस के तो मसाइल हल करें, मसाइल हल करें। अगर पीटीआई उस मौलाना फजलुर रहमान को, जिनके घर ये खुद मुक्तदी हुए इक्तदा में उनकी, ये रास्ता भी नहीं दे सके कि सियासी तौर पे चलना कैसे है, तो आप समझते हैं कि ये नेशनल एजेंडा बना के इस मुल्क को जो मसाइल ये छोड़ के गए थे उनको ही आके हल कर लेंगे? छोड़ दें पीडीएम और आज शहबाज शरीफ की हुकूमत को, कि वो तो बहुत कुछ आगे बढ़ा चुके हैं मेरी नज़र में, कि उन्होंने सारा गंद भी खाया सियासी तौर पर, जिसके वो कहते थे कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी पॉलिटिक्स तबाह की। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें, वो बचा लिया। और अब वही शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, अगर 3 हफ्ते शहबाज शरीफ की हुकूमत स्टार्ट न लेती पीडीएम की, तो इस मुल्क ने वैसे दिवालिया हो जाना था, जो इमरान खान साहब फरवरी 22 में जो आईएमएफ के साथ 2 नंबरी करके इस पूरी दुनिया को धोखा दे रहे थे कि यहाँ मैंने बिजली, गैस, पानी, तेल ख़त्म कर दिया और मैं बड़ा इस मुल्क का मायशे दान और मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है ना चीज़ें? तो आप क्या तवक्को करते हैं उनसे जो ना इत्तेहादी बना सकते हैं अपोजिशन में? सबसे आसान काम होता है अपोजिशन में अपने साथ लोगों को मिलाना। तो जब अगर ये नहीं कर सके, आप इनसे क्या तवक्को करेंगे? ये डेडलाइन देंगे? कौन सी डेडलाइन? जो वज़ीर आला लाता रहा उसी के ऊपर इल्ज़ामात लगवाए और अब उसको साइड पे कर दिया। अब कौन चलाएगा जी? उमर अयूब खान, जो कह रहे थे जहाज़ में तेल नहीं है। इनकी इन्फॉर्मेशन तो इतनी है ना, क्योंकि उन्हीं के ऊपर तकिया कर रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान तो जंग नहीं लड़ सकता। वो अलीमा खान साहिबा जो बिल्कुल उनकी हमशीरा हैं, जो कह रही थी कि ये तो मोदी और नवाज शरीफ और ये फ़ौज नासिर मुनीर सारे मिले हुए हैं, ये तो धोखा कर रहे हैं। और फिर ये सारे के सारे सोशल मीडिया वॉरियर आ गए कि ये तो हम थे जो जंग लड़ रहे थे, जो कह रहे थे हमें अरेस्ट कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारी ताकत हमें ही पकड़ने की है, जाओ जंग लड़ो। अगर उन्होंने लड़के भी दिखाई, जीत के भी दिखाई। मुझे बताएं ऐसे में आप क्या तवक्को करेंगे? मुझे तो कोई तवक्को नहीं कि ये कोई बड़ी जेल में बैठ के डेवलपमेंट इन नियर फ्यूचर, कोई जो है वो रास्ता नहीं दिख रहा आपको इस वक्त पीटीआई के रिलीफ का? थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मौजूद प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।